नमस्कार साथियों, मैं सुजीत सिंह एसआर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस आपसे करने जा रहा हूं वो हम इंडेफिनिट टर्म को ना करके पहले हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, क्यों हमें सीखना चाहिए और किस लिए, किस तरह से कैसे काम करता है, क्या, क्यों, ये सभी शब्दों का उपयोग हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि इंटीग्रेशन है क्या। पॉइंट नंबर 1 जो हमें सीखना है, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए कि इंटीग्रेशन is a reverse process of differentiation. मैं फिर से दोहराता हूं कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि किसी भी अवकलन का अपोजिट जो होता है वो हमारा समाकलन होता है, जिसको हम इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस तरह से कोई जरूरी नहीं। अब डिफरेंशिएशन का उल्टा, यानी हम लोग कह सकते हैं डिफरेंशिएशन का उल्टा एंटी डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन को एक वर्ड और हम समझ सकते हैं इसके बारे में कि डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं। वो मैं आपके लिए यहां पर लिख दे रहा हूं कि डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन है तो इसको एक नाम हम और दे सकते हैं इंटीग्रेशन को, जिसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव, अब ऐसा नहीं केवल इसके दो ही नाम है, या तो इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, या तो इसके एक ही नाम ना होगा कि दो कई नाम हो सकते हैं। इंटीग्रेशन हो गया आपका, इसका डिफरेंशिएशन को उल्टा एंटी डेरिवेटिव हो गया, या फिर इसे कई नाम है तो जिसको हम लोग कहें जैसे कई सिनोनिम्स है। कोई जरूरी नहीं कि एक वर्ड का सिर्फ एक ही सिनोनिम्स हो, कई सारे सिनोनिम्स होते हैं। तो आइए उस सिनोनिम्स को जानते हैं। सिनोनिम्स जो इसका सिनोनिम्स है, सबसे पहला हम लिख दे रहे हैं इसको एंटी डेरिवेटिव। या फिर एक नाम और है जो कि आप पक्का भूल जाएंगे, लेकिन आप 100% तो नहीं, लेकिन इनमें से कुछ लोग होंगे जिनको याद रहेगा, वो मुझे याद दिलाएंगे सर हाँ ऐसा होता है। तो आइए मैं इसको बताता हूं आपको। इसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव। तो हम एक तौर से साफ करना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन को आप दो नाम से जान सकते हैं। पहला आप एंटी डेरिवेटिव कह लीजिए, और दूसरा जिसको आप कह सकते हैं प्रिमिटिव कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात हम करेंगे। सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये मैं बात करूंगा आपके सामने। सबसे पहले कि मान लीजिए एक हम लोग फंक्शन चूज करते हैं, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सपोज इफ हमने एक फंक्शन चूज किया, इफ डी ऑफ dx ऑफ एनी फंक्शन, मान लीजिए स्मॉल एफ ऑफ एक्स को हमने लिया। चलिए एक कांस्टेंट भी इसके साथ हम लोग ले रहे हैं, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम सबको पहले पता है जो रिजल्ट मिला वो मिला कैपिटल एफ ऑफ एक्स सी, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज भी 0 हो सकता है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेंट टर्म इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब चाहे यहां पर कोई भी कांस्टेंट ले लूं, वो चाहे 1 ले लूं, चाहे 2 ले लूं, चाहे 3 ले लूं, चाहे -10 ले लूं, चाहे -2 ले लूं, कोई भी चीज अगर यहां पर कंसीडर कर ली जाती है सी के प्लेस पर, तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 ही होगा। यानी सी इज इंडेफिनिट टर्म, सी फिक्स है आपका, इसीलिए वो क्या हो जाता है डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, आप इसको रिलेट कर दीजिए, ये इंडेफिनिट वर्ड जो जुड़ा वो फंक्शन में सी की वजह से जुड़ा, बिकॉज सी इज इंडेफिनिट, सो दैट्स व्हाई हम लोग उसको कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सी का यूज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को यूज करने में लगाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सी का कोई वैल्यू, अब मान लीजिए जैसे सी आपका कुछ भी वैल्यू हो सकता है,
सी आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वेरिएबल सी अलग कैसे हुआ? वेरिएबल में जैसे आपने कोई वैल्यू चूज की है, एक्स मान लीजिए वेरिएबल है आपका, तो आपने इसके लिए कोई वैल्यू चूज की 1 2 3 4 5 कुछ भी, व्हाटएवर, जहां तक आप जा रहे हैं। तो सी के लिए भी तो वही चूज कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं? सी हमारा वेरिएबल से डिफरेंट क्या है? वेरिएबल से डिफरेंट क्यों है? इस बात को सीखना है। तो सी वेरिएबल से डिफरेंट इन द सेंस कि सी किसी फंक्शन के लिए आपने अगर एक बार एक वैल्यू चूज कर ली, मान लीजिए सी के लिए आपने एक वैल्यू चूज कर ली, तो ये हमेशा एक ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है उसके लिए। अगर आपने दो वैल्यू यानी 2 नॉट चूज किया तो वो ऑलवेज भी 2 ही रहेगा। अगर 3 लिया तो क्या रहेगा? 3 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जबकि वेरिएबल में कहीं मान लीजिए हम लोग इस तरह से करते हैं कि x इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू यहां से क्या आती है? आपका 1 आ जाता है, तो x इक्वल टू +-1। तो यहां पर x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, किसी वेरिएबल फंक्शन की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, बट c की कोई भी 2 वैल्यूज आपकी नहीं हो सकती। c आपका क्या होता है? फिक्स होता है। तो इसको इन द सेंस हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं, c can be a constant. C can be a constant. C can be a constant. अब ऐसा नहीं है, अब यहां पर जो C की वैल्यू है, यहां पर लिख सकते हैं C, वैल्यू ऑफ C is indefinite. Indefinite. The value of C is indefinite. तो इसी वैल्यू जो सी की होती है वो इनडेफिनिट है, शायद इसी वजह से जो है आपका इंटीग्रेशन में एक वर्ड जुड़ जाता है जिसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो we call C as a इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसी वजह से हम लोग C को इंटीग्रेशन कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग, अब चूंकि ऐसा नहीं है कि सी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करनी, एक पॉइंट सी के लिए और आपको बता दूं, सी इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी की मैं बात करूं तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो जानते हैं आर्बिट्रेरी क्या होता है। आर्बिट्रेरी की मैं बात करूं तो आर्बिट्रेरी जो आपका मतलब था मध्यस्थ, अगर हिंदू में बात करूं मध्यस्थ मतलब बीच वाला, मध्यस्थ मतलब बीच का कोई पॉइंट। जैसे आप इस तरह से भी चूज कर सकते हैं, C belongs to R, C belongs to R, यानी कोई भी रियल नंबर आपका क्या हो सकता है? C हो सकता है, व्हाटएवर वो कुछ भी हो, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, वो +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक इंटीग्रेशन को लेके चलते हैं। मैं ऊपर का मिटाता हूं आपके लिए। चलिए, अगर मैं बात करूं कि रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूं कि किस तरह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं उसको, कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको समझ सकते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। आइए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की मैं बात आपके सामने साफ कर देता हूं कि इंडेफिनिट, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपके साथ बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए मेरे पास कोई इंटीग्रेशन है x dx का, तो नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं x² 2 प्लस c, x² 2 प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म आया। अब ये कहां से आया, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे कि आखिर ये 2 पावर्स की थी, यहाँ पर 2 पावर और अपॉन में 2 कैसे आ गया, तो इस पर हम लोग आगे डिस्कशन कर लेंगे। सी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, अगर मैं भूल जाऊं तो आपको मुझे करेक्ट ना करके खुद को करेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको इसको जरूर लिखना है। आप मुझे ना बता करके खुद को इस बारे में रखेंगे कि हाँ आपको इस बात को एकदम दिमाग में उठा के रखना है कि सी आपका छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज सी इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ क्वेश्चन, सो सी इज वेरी नेसेसरी टू राइट हियर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे बीच यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इंटीग्रेशन आपके सामने रखा था कि x dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, उसका जो हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या हुआ, वैल्यू मिली कि x² 2। आइए थोड़ा सा अगर हमें इसका ग्राफ बनाना पड़े, चलिए जैसे आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है x² 2, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन जरा सोचिए x² का ग्राफ आपने कभी ना कभी बनाया है,
एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने कभी ना कभी बनाया है। बाई टू मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोला टाइप का होगा, लेकिन बाई टू लगने से इसका जो फेस होगा वो थोड़ा सा खुला हुआ होगा। तो आइए हम एक खुले फेस का एक पैराबोला बना लेते हैं। ये हमारा बन गया पैराबोला। अब जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये इंटीग्रेशन आपका ये कब, अब यहां पर c की वैल्यू कैसे चेंज होती है, कैसे ली जाती है, वो आपको बताने वाला। अब ये कर्व कहां से जा रहा है, जीरो से जा रहा है, यानी ओरिजिन से जा रहा है। तो c इक्वल्स टू यहां पर क्या है, जीरो, यानी इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस जीरो। अब आपका कहना होगा कि सर जी अगर c की वैल्यू यहां पर मान लीजिए 1 ले लेते हैं हम, तो क्या होगा, तो अगर हम c की वैल्यू 1 लेंगे तो ये एक स्टेप कहां चला जाएगा, ऊपर। क्यों, ये ग्राफ जीरो से उठ के कहां चला जाएगा, 1। मान लीजिए हम यहां पर 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे, अगर 1 ले लिया तो c इक्वल्स टू 1 क्या, तो ये यहां पर आ जाएगा आपका, ये कर्व एक स्टेप ऊपर चला जाएगा और कुछ स्टेप से बनेगा। चलिए c की वैल्यू 2 चूज कर लेते हैं, यानी अब ये 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा, यानी जो हमारा कर्व बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर हम यहां पर 3 ले लेते हैं, चलिए -3 ले लेते हैं। -3 मतलब -3 कुछ कुल मिलाकर कुल -1 -2 -3 वो यहां पर होगा। चलिए -3 लेंगे तो कुल कर्व यहां पर जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज अ फैमिली ऑफ कर्व, यानी आप इसको समझ सकते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज अ फैमिली ऑफ कर्व। तो मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन is a family of curve. Indefinite integration is a family of curve. तो आप समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक सेट ऑफ कर्व यहां पर मिल गया है जो कि c की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहला आप देख पा रहे हैं एक्सेस को 0 पर रखा गया, फिर दूसरा आपका 1 पर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। इसके लिए कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 2, और ये आपके लिए हो जाएगा 3। तो इस तरह से, और इसके लिए जो आप लिखना चाहें इसके लिए आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ रही है। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे, हालांकि आगे की बात हो जाएगी लेकिन समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। अगर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, कोई इंटीग्रेशन हमारे पास आया a की पावर x, थोड़ी सी आगे की बात है लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूले से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपके लिए करता हूं। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। ठीक, अगर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दूं यहां पर, कि अब यहां पर लिखता हूं कि a की पावर x और dA, यहां पर एक छोटा सा चेंज आपको देखने को मिला कि फंक्शन dx से dA में चेंज हो गया। यानी कोई जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन आपका जो हो वो x के ही रिस्पेक्ट में हो, किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसा कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा और आपको उस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखें छोटा सा चेंज है, ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, और यहां पर क्या देख रहे हैं आप, a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो जो इसकी पावर थी वो वेरिएबल थी, सॉरी जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो इसकी पावर जो थी वो वेरिएबल थी और बेस जो था वो कांस्टेंट था आपका। लेकिन अब यहां पर क्या है, ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट और ये आपका हो जाएगा वेरिएबल। तो इसका जो रिजल्ट आपका होगा ये इस तरह से बिहेव करेगा जैसे आपका फॉर्मूला x की पावर n और विद रिस्पेक्ट टू क्या होता था, dx होता था। तो अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसके लिए क्या करते थे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c लगा देते थे। लेकिन यहां पर क्या है, a की पावर x है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a की पावर x प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c आपका। तो ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कि आपका जो भी इंटीग्रेशन हो वो केवल x के ही रिस्पेक्ट में हो, वो किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपका हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल और उठा लेते हैं छोटा सा। अगर आप
आप मेरे साथ साथ कॉपी पेन का यूज करेंगे तो एक अच्छा नोट्स आपके तैयार हो जाएगा, और आप जो पढ़ेंगे वो आपको बहुत ही काम के लिए रहेगी और आपसे बहुत सारे प्रॉब्लम में आपके हेल्प करेगी। तो एक पेन और कॉपी के साथ आप मेरे साथ आइए और बहुत सारी चीजें हम लोग आप बैठ के साथ में सीखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है कि मान लीजिए इंटीग्रेशन हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर एक छोटा सा चेंज आपको दिखने में आ रहा है, जो कि आप यहां से समझ सकते हैं। ये फंक्शन था एक्स के रिस्पेक्ट में था, डिफरेंशिएट करना था, और ये जो था वो ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। लेकिन यहां पर देख सकते हैं आप कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हालांकि इसको समझने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कल अभी एक तरीका सिखाऊंगा जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए, अगर हम लोग यहां पर एक चीज लेट कर ले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, तो आप ऊपर के फंक्शन को आप देखें, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आप लिख सकते हैं। आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लेके चल सकते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूं आपके लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये t के बराबर आपने इसको लेट किया है। आगे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं t dt सॉरी t प्लस 1 और ये आपका हो गया dt। हम लोग चाहे इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ी सी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं आपसे आगे चलकर डिस्कस करता हूं। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे इसको हम लोग अलग करें तो t dt और प्लस dt, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर हुआ तो t स्क्वायर बाई 2 और dt का हुआ तो ये हो गया आपका t, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका क्या हो गया c। इस तरह से चल सकते हैं। अब ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी इंटीग्रेशन किसी के भी रिस्पेक्ट में आपका हो सकता है, बस आपको समझना है कि कोई भी फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट की जा रही है या किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की जा रही है। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो चीज डिफरेंशिएशन से पॉसिबल होती है आप इंटीग्रेशन करके वही चीज फिर से रिकरेंस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको लेकर के आगे चलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये केवल आपका प्लस और माइनस साइन के लिए पॉसिबल है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए आपके लिए थोड़ी सी क्या हो सकती है, ये दिक्कत होती है मल्टीप्लाई डिवाइड में, ये आपके लिए बहुत परेशानी करेगी, आप पॉसिबल नहीं कि आप इसको डायरेक्टली कर सकें। तो प्लस और माइनस के लिए क्या है आपका सही है। चलिए थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं आपके साथ में, तब तक आप लोग इसको नोट करें। कुछ पॉइंट्स को मैं आपके सामने और डिस्कस करता हूं। चलिए उन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक चीज शुरुआत से हम लोग के बीच आती जा रही है, उस पर अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हो पाया हम लोग के बीच। आइए मान लेते हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। बार बार एक वर्ड हमारे बीच आ रहा है dx, आखिर ये है क्या। मैं आपके लिए यहां पर लिख दे रहा हूं कि dx रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कह सकते हैं कि dx इज रिप्रेजेंट दैट इंटीग्रेशन happening with respect to x, यानी हमें कह सकते हैं कि हमारा जो समाकलन या हमारा जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यानी इसको एक तरीके से समझने के लिए और भी है कि dx इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ x, dx इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ x, dx इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ x। इसको बहुत एकदम क्लियर कट बात में दिमाग में रखिएगा कि dx इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना।
अब एक पॉइंट आप यहां पर और ले लीजिए, पहला पॉइंट आपका ये रहा और दूसरा पॉइंट आप इसके लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन जो है हमारा वह किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो सकता है। इंटीग्रेशन हमारा किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन में हैपन with respect to any integration may happen with respect to any function or variable, with respect to any function or variable, यानी आपका जो इंटीग्रेशन है वो किसी भी फंक्शन और किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन, कुछ बेसिक्स जानकारी, कुछ बेसिक नॉलेज आपके लिए आज की क्लास में है। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोग फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। गुड इवनिंग।